होम मिनिस्टर साहब के घर को तोड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो। जितने मंत्री हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार के, सबके घर में, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। जाइए एनडीएमसी से तोड़वा लीजिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को वापस मनुस्मृति के टाइम में ले जाना चाहती है, जहाँ पे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, वोट देने की तो बात ही कहाँ से आती है, पानी पीने का, सड़क पे चलने का भी अधिकार छीन लेना चाहते हैं। ये उस प्रकार की कार्रवाई है जिसको हमें पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए रोकना पड़ेगा। जितने भी मनुवादी मानसिकता के मोदी और जितने नीरव मोदी और ये सब लोग हैं, पैसा देश का चुरा के बाहर भाग रहे हैं। मुगल ऐसे लोग नहीं थे, जो उनके वंशज आज भी हैं देश में, कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हो, बाहर नहीं भाग गए। वो मनुवादी पैसा चुरा के बाहर भागे हमेशा, आज भी भाग रहे हैं। ये फर्क है दोनों में। मनुवादी आज भी चाइना का साथ दे रहे हैं, कोई भी मुगल चाइना का साथ नहीं देगा कभी। WHO क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा दुनिया में मौतें हुई हैं तो भारत देश में हुई हैं कोरोना से, लेकिन उसको पर्दे के पीछे छुपा रखा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी हमारे देश में आ चुकी है, लेकिन उसको भी छुपाया जा रहा है। किसके पीछे? मुसलमानों की नफरत के पीछे। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महमूद पराजा साहब। जिस तरह से देश के हालात बने हुए हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, इंडिया का जो रेशियो है वो इतना नीचे गिर गया है हंगर इंडेक्स में, यहाँ तक कि नेपाल से, बांग्लादेश से नीचे चला गया है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रोज़गार नहीं है, हिंसा बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम सर से सवाल पूछेंगे। सर, जिस तरह से देश में बोले जा रहे बुलडोज़र चले, पहले उत्तर प्रदेश में चला, फिर मध्य प्रदेश में चला और अब दिल्ली तक बुलडोज़र पहुंच गया है, तो क्या लगता है कि लोगों के अंदर खौफ बनाने के लिए एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, या फिर बाकी जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, जो भी मनुवादी मानसिकता के लोग कार्य करते हैं वो मनुस्मृति लागू कराने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा उनकी कोई भी कार्रवाई यदि होती है तो वो सिर्फ पैसे चुराने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, और उनकी जो एक विकृत मानसिकता होती है कि इंसान को इंसान से कम समझना, उसकी संतुष्टि करने के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा मनुवादी मानसिकता के लोग किसी और उद्देश्य से काम ही नहीं कर सकते। हाँ, झूठ और ड्रामा और ढकोसलेबाजी ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये अपने सारे गंदे और घिनौने कारनामे उन्होंने छुपाने होते हैं, इसलिए वो उसको एक अच्छा नाम देके राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात करते हैं। बल्कि असलियत तो ये है, वो सबसे बड़े गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, और जो इंसानियत के अलावा पूरी सृष्टि के दुश्मन हैं जो मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उनकी सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए। ये बुलडोज़र की कार्रवाई भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि किसी भी प्रकार से वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको बचाने के लिए खड़े ना हो और वो मनुस्मृति दोबारा लागू कर सकें बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करके। इसी वजह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुसलमानों के ऊपर जब ये कार्रवाई होती है तो जो ये क्रिमिनल मीडिया है मनुवादी मानसिकता की, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, वो उसे हाईलाइट भी करती है, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा पहुंचाना होता है, उसको पोलराइज करना होता है इशू को। वरना जैसे जैसे जितने अत्याचार मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हो रहे हैं। अभी बुलडोज़र शाहीन बाग में पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि एक बहादुर मुस्लिम महिला ने वहाँ पे, एक अकेली आरफा खानम नाम की जो वकील हैं, अकेली ने पूरा बुलडोज़र मनुवाद का रोक दिया ना। ये है महिलाओं की ताकत, ये है बाबा साहब के संविधान की ताकत। मगर कर क्या रहे हैं ये लोग? अभी नाहरपुर में बाबा साहब की एक मूर्ति तोड़ के, और वहाँ पे जो एक धार्मिक स्थल भी था जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, उसको तोड़ के डीडीए ने पुलिस के माध्यम से कब्जा करा के लैंड माफिया को दिया वहाँ पे, अभी 3 दिन पहले। लेकिन ये तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं करेंगे। अभी आज ही मैं उन लोगों की बेल करा के आ रहा हूँ, क्योंकि पुलिस ने ना सिर्फ एक हाईकोर्ट का, डीडीए ने हाईकोर्ट को भी गलत बातें बयान करके एक हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया, और उसके बाद पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में वहाँ पुलिस पहुँच गई और बाबा साहब की मूर्ति तक वहाँ से तोड़ दी गई। ये काम तो है दिल्ली पुलिस का। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस प्रकार के ऑर्डर्स जो हाई कोर्ट ने किए हैं, सैकड़ों ऑर्डर्स, कभी भी ना डीडीए अमल करती है ना दिल्ली पुलिस अमल करती है, क्योंकि तब उन्हें
दूसरी पार्टी जो कि एक्चुअल कब्जा करके बैठी होती है उससे उन्हें जाहिरी बात है कि दूसरे प्रकार का लाभ होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बात थी तो रातों रात को ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया, और एससी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी उसके आसपास भी रहती है, उनके घरों से दर्जनों लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। हाईकोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था। तो इस तरह का अत्याचार दिन रात हो रहा है। भारत की राजधानी में भी हो रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर। बुलडोजर चल रहे हैं शेड्यूल कास्ट के घरों के ऊपर पूरे देश में। अभी आप और हम जहाँ यहाँ बैठे हैं, बुलडोजर ना भी तो उनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुम किसी के घर पे आ जाओगे, ये तो अभी उत्तर प्रदेश की घटना है, तो कितने 500 रुपये फाइन होंगे और 50 शायद जूते मारे जाएंगे। ये मनुवादी मानसिकता के लोग ओपनली ये काम कर रहे हैं। कोई घोड़ी पे चढ़ जाता है अपनी शादी में तो उसको मारपीट करके उतार दिया जाता है। ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ रोज़ हो रहा है। इतना मुसलमानों के साथ भी नहीं हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का ले लेते हैं। अडानी अंबानी और इनके जो दोस्त हैं, मनुवादी दोस्त जो हैं, वो ट्राइबल्स की ज़मीन पे एकड़ों के हिसाब से रोज़ कब्जा कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पे, और उनकी संपदाएं लूट के चाइना और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं अडानी और अंबानी। उनकी तो न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट नहीं आती। तो पर मुझे खुशी है कि कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी की रिपोर्ट आती है, और वो जो SC ST और OBC के ऊपर हमला करने वाले हैं मनुवादी, उसके बीच में एक दीवार बन के आज मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हुई है। तो इस बात पे मुझे मुस्लिम होने पे अपने आप पे गर्व भी होता है। जी सर, जिस तरह से बोलते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, काफ़ी सारे हमने उत्तर प्रदेश में देखे भी कि दलितों के घर पे उनके घर तोड़ दिए गए या फिर मूंछ रखने पर मार दिया गया दलित होने की वजह से। लेकिन जब शाहीन बाग में बुलडोजर चलता है, तैमूर नगर की बात करें, तो बुलडोजर आता है, वहाँ पर सिर्फ छोटी सी दीवार गिरा के चला जाता है। ये किस तरह का अवैध निर्माण है, या फिर सिर्फ दिखाने के लिए कि थोड़ा TRP बढ़ाने के लिए कि बुलडोजर हमने भेज दिया, तोड़ दिया अवैध निर्माण, वापस चला गया। इसी तरह शाहीन बाग में आता है, सेटरिंग लगी हुई थी लोहे के पाइप, बल्कि लोगों ने खुद ही नीचे डाल दी कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही डाल देंगे। तो इस तरह से जो बनाया जा रहा है पूरा माहौल के बुलडोज़र हम भेज देंगे, टुटवा देंगे, लेकिन अवैध निर्माण तो कहीं टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, अवैध निर्माण तोड़ना अगर इनकी मंशा होती, और ये दिल्ली सरकार की भी साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ मिनिस्ट्री है वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। जो ये कमिश्नर्स हैं कॉरपोरेशन के, अर्बन लोकल बॉडीज़ मिनिस्ट्री है उसके अंडर ही आते हैं। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो दिल्ली सरकार एक डायरेक्टिव ऑर्डर पास करके भेज सकती है सारे कमिश्नर्स को कि आप इस प्रकार की गतिविधि नहीं करेंगे। जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हैं भी, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, नोटिस देंगे और हम उसको या तो रेगुलराइज कर देते हैं सारे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस को, या हम उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इंडिविजुअली नोटिस आएगा, वो उसका जवाब होगा, सवाल होगा, तब जाके कहीं बुलडोज़र आएगा। ये है कानूनी प्रक्रिया। लेकिन इन लोगों ने तो दहशत फैलानी है ना, आतंकवादी हैं ये कोई देश के कानून के हिसाब से थोड़ी कोई कार्य करें। इन्होंने दहशत फैलानी है। दहशत फैलाने के लिए तो बुलडोज़र चलाने से ज़्यादा बुलडोज़र दिखाना ज़रूरी है। जो प्रधानमंत्री के लेवल के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के बुलडोज़र सरकार बोल रहे हैं, जो अब आने वाले प्रधानमंत्री अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और उनका हक भी है, मैं मानता भी हूँ कि मोदी जी से तो ज़्यादा ही ताकतवर नेता बन चुके हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे। मोदी जी तो गुजरात जैसे छोटे राज्य के रहे थे। तो मगर वो अपने आप को बुलडोज़र को बहुत बड़ी तरीके से प्रमोट करते हैं कि बुलडोज़र राज बता के वो बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहते हैं। तो ये इनकी मानसिकता है। जहाँ तक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात है, 2007 तक दिल्ली की सरकार ने सारे एरियल सर्वे करा के सारे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज किया ना, जितने भी ये जो जनता कॉलोनीज़ थी या रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ थी। तो उसी प्रकार से आज आम आदमी पर सरकार भी कर सकती है। लेकिन ये भी तो, इसके अंदर भी तो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, तो वो भी नहीं चाहते। अगर जहाँ अब एनक्रोचमेंट हटाने की बात है, तो एनक्रोचमेंट सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का निवास जाके देखा जाए। वो कोई कानूनी तौर पे नहीं बना हुआ है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वहाँ है, तो पहले तो वहाँ तोड़ना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब के घर को तोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है। जितने मंत्री हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार के, सबके घर में, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है। जाइए NDMC से तोड़वा लीजिए, वो नहीं तोड़े जाएंगे। जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं, सैनिक फार्म्स हैं, दूसरे हैं,
वहाँ पे सब जगह अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। जितने ये ल्यूटियन जोन जिसे कहा जाता है, वहाँ पे जाके देख लीजिए, सब घरों में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। वहाँ तो कभी बुलडोज़र नहीं, हालांकि वहाँ की ज़मीनें सरकारी जो कब्जे में है, वो तो ये जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो गरीब लोग हैं, उन्होंने अगर थोड़ा सा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर भी ली तो वो कोई सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं हो रहा है। ये लोग तो सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का बुलडोज़र नहीं जाता है। तो ये आपको बात समझनी चाहिए कि ये मनुवादी मानसिकता की सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज़ को वापस मनुस्मृति के टाइम में ले जाना चाहती है, जहाँ पे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, वोट देने की तो बात ही कहाँ से आती है, पानी पीने का, सड़क पे चलने का भी अधिकार छीन लेना चाहते हैं। ये उस प्रकार की कार्रवाई है जिसको हमें पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए रोकना पड़ेगा, अगर हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, अगर हम भारत देश को बचाना चाहते हैं। अच्छा सर, इसके नतीजे सामने भी आ रहे हैं। एक शिक्षक ने इसलिए स्टूडेंट को पीट दिया क्योंकि उसने उसके घड़ी से पानी पी लिया था। इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें सरकार में कुछ लोग बोलते भी हैं कि हम संविधान ख़त्म कर देंगे, अब भगवा झंडा होगा कुछ सालों बाद। तो उसके जो नतीजे वो तो अभी देखने के लिए हमको मिल रहे हैं। तो फिर क्या ऐसी कमी है कि लोग अभी तक जागरूक नहीं हो पा रहे? उसकी एक ही कमी है, और वो है जब तक मनुवादी मानसिकता की बुनियादी चाल हमारे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और यहाँ तक कि महिलाएं भी, जो कि किसी भी वर्ग से आती हो, नहीं समझेंगी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसको अब आज के दौर में इम्प्लीमेंट करना क्या आप समझते हो आसान काम है? किसी को भी अगर ये बोल दो कि आप शूद्र हो, तो आज तो वो माहौल नहीं है, हालांकि कर वो यही रहे हैं, तो उसको करना चाहते हैं। उसके लिए इन्हें कोई एक बहुत बड़ा डाइवर्जन चाहिए, और वो डाइवर्जन है मुसलमानों के प्रति नफरत जो ये पैदा कर पाते हैं। अगर SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग सिर्फ मुसलमानों की नफरत से उबर जाएं, नफरत के जाल में ना फंसे मनुवादियों की, तो इन लोगों का हाल जो है वो श्रीलंका से भी बुरा होने वाला है। क्योंकि आप आंखें खोल के देख लीजिए, किसी भी RSS और BJP के कार्यकर्ता का 7 साल पहले का घर, चाल चलन, रहने का तरीका, कपड़े, सिर्फ मोदी जी के ही नहीं, किसी भी RSS के कार्यकर्ता के जो किसी भी अच्छी पोस्ट पर है, आप अपने पड़ोस में ही देख लीजिए, सबके सब जो हैं कितने पैसे वाले हो गए, कितने हृष्ट पुष्ट हो गए, खा पी के कितने तगड़े हो गए। मोदी जी की पहले की तस्वीर देख लीजिए और आज की तस्वीर देख लीजिए। उसी प्रकार से RSS और BJP के समस्त जो इन्फ्लुएंशियल ताकतवर कार्यकर्ता हैं, कुछ जो उनमें से शरीफ और ईमानदार हैं, होते हैं हर जगह, उनको छोड़ के आप सबकी शक्लें देख लीजिए। तो जनता अंधी थोड़ी है। तो जो श्रीलंका में वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, उसके लोगों का हशर हो रहा है आज। लोग उनको घरों से निकाल के उनके मुंह काले कर रहे हैं। तो वो हाल भारत में हो जाएगा अगर मुसलमानों के प्रति नफरत ना फैलाई जाए। आप ये देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, WHO क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा दुनिया में मौतें हुई हैं तो भारत देश में हुई हैं कोरोना से, लेकिन उसको पर्दे के पीछे छुपा रखा है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी और गरीबी हमारे देश में आ चुकी है, लेकिन उसको भी छुपाया जा रहा है। किसके पीछे? मुसलमानों की नफरत के पीछे। जैसे जो उस वक़्त भी जो तबलीगी जमात वाले थे, उसके पीछे अपनी सारी जो चोरी और गंदे कारनामे थे कि कोरोना को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी सरकार, वो छुपा लिए। अब हम आज के माहौल में, अगर ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ा कार्रवाई ये मनुवादी मानसिकता के RSS और BJP के लोग करते हैं, कोई बहुत बड़ा ड्रामा करते हैं जैसे हिजाब का, तो आपको समझ लेना चाहिए पीछे बहुत कोई बड़ी चोरी या गंदा कार्य ये छुपाना चाहते हैं, इसलिए डाइवर्जन। आज बुलडोज़र हो रहा है तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा होगा, बहुत बड़ा कुछ देश के साथ देशद्रोह कर रहे होंगे ये लोग, उसको छुपाने के लिए बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। उससे पहले जो हिजाब की कार्रवाई हुई वो भी इसी वजह से हुई। आज हमारे देश को पाकिस्तान और चाइना मिलके खोखला कर रहे हैं, उसकी तरफ से ध्यान बटाने के लिए चाइनीज़ आर्मी, ट्रेड डेफिसिट देखिए चाइना और हमारे बीच में कितना है। अगर 100 रुपये का व्यापार होता है तो 80 पैसे का फ़ायदा चाइना का होता है और 20 पैसे का फ़ायदा हमारा होता है। वो और हम देखिए हम किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, 20% भी वो अपना खनिज पदार्थ एक्सपोर्ट करके। कोई हमारे देश की कोई बनी हुई चीज़ वहाँ एक्सपोर्ट नहीं हो रही। तो इस प्रकार से, और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वो चाइना की जो कंपनीज़ हैं
वो जो चाइना की जो आर्मी की कंपनीज हैं, चाइनीज़ PLA जो है, चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, उनकी जो कंपनीज हैं, वो लोग भारत का पैसा ही यहाँ से ले जा रहे हैं प्रॉफिट कमा के, और हमारे ही खिलाफ, हमारे ही देश पे आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल आया है जो अभी का सबसे बड़ा, Xiaomi, एक फ़ोन की मोबाइल कंपनी है ना, उसका अभी ED ने नोटिस दिया, हालांकि बहुत कमज़ोर केस बनाया है इस सरकार की ऑब्वियसली इशारे पर। 5,500 करोड़ का तो सिर्फ जो ED में जो इन्होंने टैक्स का ही घोटाला करके पैसे चुराए हैं भारत के। Xiaomi एक कंपनी है, और उनके एक मनुवादी, क्या नाम है, गुप्ता करके कुछ या क्या है, वो जो भाग खड़े हुए हैं और अभी दुबई में छुपे बैठे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो मनुवादी हैं। उसको मोदी की सरकार के टाइम ही, जब 2014 में आए थे, Xiaomi का अध्यक्ष उसी को बनाया था। तो ऑब्वियसली वो मनुवादी मानसिकता का इन्हीं का आदमी था कोई, जिसको Xiaomi जैसी कंपनी का इंडिया इंचार्ज बनाया, और वो अगले 4-5 सालों में ही देश की सबसे बड़ी फ़ोन बेचने वाली कंपनी हो गई। तो सरकार की मदद से ही हुआ ना ये। और सरकार किस कंपनी की मदद कर रही है, जो कि जिसके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। Xiaomi जो कंपनी है, वो अमेरिका में इस बात के लिए उनके ऊपर बैन लगा था कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि चाइना की जो आर्मी है, उसकी एक फ्रंट कंपनी है। उस कंपनी का व्यक्ति 5,500 करोड़ लेके भाग गया है, और ED जो है उस पर बहुत ही हल्का केस बना रही है। और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रही है चाइनीज़ आर्मी? हमारे देश के ऊपर हमला करने के लिए, हमारी देश की ज़मीन कब्जा करने के लिए। तो इतना बड़ा चोरी जो छुपाई जा रही है, वो बुलडोज़र के पीछे छुपाई जा रही है। ये समझने का विषय है। जहाँ भी कहीं मुसलमानों के प्रति इस तरह की नफरत फैलाई जाती है, समझ लेना चाहिए बहुत बड़ी कोई इन्होंने गंदा कार्य किया है या चोरी की है, जिसको छुपाना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब बोला गया है कि CBSE में से जो मुग़ल थे, जिसे लोग बोलते हैं डाकू थे, डकैत थे, उनका सिलेबस हटा दिया गया है। और साथ में बोला गया अयोध्या तो हो गया, अब काशी बाकी है। काशी की मस्जिद की जांच चल रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। इसी तरीके से कुतुब मीनार के सामने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बोलते कि वहाँ पर भी हिंदू मंदिर था। या फिर ताजमहल हो गया, उसकी भी जाँच होनी है। इस सभी के दौरान चाइना डेली के बेसिस पे हमारी कितनी ज़मीन हड़प रहा है, ये इस सरकार से पूछा जाना चाहिए। कुतुब मीनार तो देश में है और देश में ही रहेगी। मुग़ल या जिनको भी ये बोलते हैं, एक तो भारत जो है ना, भारत, अशोक का भारत अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा बड़ा था। तो भारत, जो अखंड भारत जिसकी बात करते हैं, ये अखंड भारत को खंडित करने वाले लोग हैं। ये मनुस्मृति लागू कैसे होगी? अगर अखंड भारत बन गया तो मनुस्मृति की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मनुस्मृति जैसे बाबा साहब ने 1927 को जलाई थी ना, वो दोबारा अपने आप ही भाप बन के उड़ जाएगी अगर अखंड भारत बन गया। तो ये अखंड भारत नहीं, ये खंडित करना चाहते हैं। जो भारत बच भी गया उसको भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मनुस्मृति लागू ही तभी होगी। तो इन लोगों की कथनी और करनी बिल्कुल उल्टी होती है। तो ये वजह है। तो जो भी मुग़ल आए थे, अभी मुग़लों की बात करते हैं, तो मुग़लों के टाइम में देश जो है, हमारा देश दुनिया का सबसे रईस देश था जब तक मुग़ल देश के राजा रहे, और दुनिया का सबसे पावरफुल आर्मी थी हमारे देश जब तक मुग़ल रहे। जब तक के इन मनुवादी और मुग़लों की जो सबसे बड़ी गलती थी, वो भी मैं आपको बता दूं, वो गलती ये थी कि वो इन्हीं मनुवादियों के बहकावे में आ गए, और उन्होंने छूत जो थी, और ये मनुस्मृति को वो एक डिक्टेट से, यानी कि एक फरमान से ख़त्म कर सकते थे। तब किसी की मजाल नहीं थी जो ये कर जाता, क्योंकि मुग़लों ने ये काम नहीं किया। तो उसकी सज़ा जो है आज के मुसलमान भी भुगत रहे हैं, और ये सज़ा बहुत छोटी है। अगर मुग़ल मनुस्मृति ख़त्म कर जाते तो किसी की मजाल नहीं थी दोबारा मनुस्मृति का नाम ले लेता। तो ये उनकी जो गलती थी, और वो भी उनको मनुस्मृति वालों ने, और जितने भी ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने उनको बेवकूफ़ बना लिया, और वो बेवकूफ़ बन के उनके हाथ में चले, और उन्होंने मनुस्मृति की का जो प्रोसीजर था उसको ख़त्म नहीं किया। उसी का नतीजा उनके जो वंशज हैं आज भुगत रहे हैं देश में। और मैं ये मानता हूँ ये कम सज़ा है, मैं बिल्कुल साफ तौर पे ये बोल रहा हूँ। लेकिन मुग़ल जो है वो देश से लेके यहाँ से कभी भी कुछ बाहर नहीं गए। ताजमहल बनाया तो ताजमहल देश के अंदर ही है। उनसे पहले जो राजा थे उन्होंने कुतुब मीनार बनाया तो देश ही में ही है कुतुब मीनार। अंग्रेज़ों की तरह नहीं कि यहाँ का पैसा लेके बाहर भाग जाते हो। वो तो खुद ही रहने वाले ही अखंड भारत के थे ना, तो कहाँ जाएंगे वो। तो जिस प्रकार से साउथ इंडिया के लोग, साउथ इंडिया के राजा कभी कभी नॉर्थ इंडिया में तक राज करते थे, नॉर्थ इंडिया के राजा कभी कभी साउथ इंडिया तक राज करते थे, उसी प्रकार के से काबुल के राजा कभी कभी दिल्ली पे भी राज किया।
और इसका उल्टा भी हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह ने एक बार काबुल भी कब्जा किया था। तो देश तो हमारा एक ही है ना। अंदर के राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, कभी कोई जीतता था कभी कोई जीतता था, मगर देश से बाहर नहीं ले गया। लेकिन ये मनुवादी आज भी क्या कर रहे हैं, आज भी जो ज़ायोमी का जो अध्यक्ष है, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, मनु अग्रवाल या मनु करके है कुछ को, तो या मनु जैन है, सॉरी। तो वो जो है 5,500 करोड़ जो नज़र आ रहे हैं वो चुरा के दुबई भाग गया है। उसी प्रकार से जितने भी मनुवादी मानसिकता के मोदी और जितने नीरव मोदी और ये सब लोग हैं, पैसा देश का चुरा के बाहर भाग रहे हैं। तो मुगल ऐसे लोग नहीं थे, जो उनके वंशज आज भी हैं देश में, कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हो, बाहर नहीं भाग गए वो। तो ये फर्क है, मनुवादी पैसा चुरा के बाहर भागे हमेशा, आज भी भाग रहे हैं। ये फर्क है दोनों में। मनुवादी आज भी चाइना का साथ दे रहे हैं। कोई भी मुगल चाइना का साथ नहीं देगा कभी, कोई भी मुगल पाकिस्तान का साथ नहीं देगा आज भी। हाँ, मनुवादी जरूर देंगे। ये फर्क है हमारी देश की जनता को इसको समझना। अच्छा सर, जिस तरह से हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का स्थान है वो नीचे खिसक के आ गया, यानी कि जब बोलते हैं इंडिया के नेपाल इन सब से कंपेयर करते रहते हैं पाकिस्तान से, अब तो पाकिस्तान से भी नीचे चला गया, नेपाल से नीचे, बांग्लादेश से नीचे चला गया हंगर इंडेक्स में। लेकिन सरकार बोलती है कि हमने तो लाखों नौकरियां निकाल दी, नौकरियों की तो कमी ही नहीं है, बल्कि अगर नौकरी भी नहीं है तो आत्मनिर्भर बन जाओ या पकौड़ा बेच लो। नहीं, तो यही तो मनुवादियों का आइडिया क्या है, पाकिस्तान से देश को कमज़ोर करना, पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीब देश को बनाना, यही तो मनुवादियों का आइडिया है। वही तो वो कर रहे हैं और वही उसको सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि देशवासी जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ और जो महिलाओं के जो 92% लोग हैं, वो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनके मुँह काले नहीं कर रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इनको पकड़ के जेलों में नहीं भिजवा रहे हैं। तो इसी वजह से ये तो चाहते ही हैं ना पाकिस्तान से भी कमज़ोर हमारा देश बन जाए। बांग्लादेश तो आज बहुत आगे निकल चुका है, बांग्लादेश की बात तो मैं अब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान तो एक फेल्ड कंट्री है। वो फेल्ड कंट्री से भी ज़्यादा फेल करने की जुस्तजू में लगी हुई है ये मनुवादी सरकार। यही तो इनका टारगेट है और वो उसको अचीव कर ही पा रहे हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि एक भी हंगर इंडेक्स तो एक बात है, किस इंडेक्स पे किस ह्यूमन इंडेक्स पे भारत जो है 150 से नीचे है, बता दीजिए 200 देशों में किसी पे नहीं है। चाहे महिलाओं के अधिकार हो, बच्चों की हेल्थ हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट हो, किसी भी ह्यूमन इंडेक्स पे हम 150 से नीचे तो हैं ही नहीं। ये हमारे देश का गौरव बनाया है ये मनुवादी सरकार ने। इस चीज़ में नंबर 1 है, कोरोना की डेथ्स में नंबर 1, सब चीज़ों में नंबर 1 है हम, जो भी बुरे कार्य हैं उसमें नंबर 1 है। और 90% जो हमारे देश में कब्जे पे करे बैठे हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, कौन है, मनुवादी तो है ना। ये हैं एफिशिएंट लोग कि ह्यूमन इंडेक्स, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हर एक ह्यूमन इंडेक्स पे हमारा देश जो मुगलों के टाइम पे सब पे नंबर 1 में था, इनके समय में, अंग्रेज़ों के समय से नीचे गिरते गिरते आज जो मनुवादियों की सरकार है, जिसमें मनुवादी हर एक जगह पे, हर एक सरकारी नौकरी पे, हर एक बिजनेस में, हर एक जगह पर 90% से ज़्यादा है ना। तो कितने एफिशिएंट हैं ये इस बात से नज़र आता है कि ह्यूमन इंडेक्स पे हम हर एक जगह, कैपेसिटी देश की ज़्यादा होने के बावजूद भी 150 के ऊपर हैं। तो ये लोग भ्रष्ट होते हैं। मनुवादी मानसिकता का जो भी व्यक्ति होगा वो भ्रष्ट होगा, बेईमान होगा, इनएफिशिएंट होगा। वो एफिशिएंट भी नहीं होते हैं, सिर्फ ड्रामा करके एक माहौल बना सकते हैं कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो देश इतने पीछे क्यों है? अच्छा, सरकार तो ये आरोप लगाए, जैसे आपने WHO की बात की, कि जिस तरह से WHO ने बोले कि 47 लाख के करीब यहाँ पर मौतें हुई हैं, सरकार ने 5 लाख के करीब आंकड़ा निकाला। तो सरकार WHO पे आरोप लगा रही है कि उसको झुकाव तो चाइना की तरफ है, इसी वजह से वो भारत पर आरोप लगा रहा है। मैं यही बात तो कह रहा हूँ। तो चाइना के साथ तो हमारे देश की पॉलिसी को कमज़ोर करने के लिए और चाइना के पक्ष में करने के लिए मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, पहले ये सरकार को मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि कौन कौन गुजराती मनुवादी मानसिकता का बिजनेसमैन है। वो चाइनीज़ कंपनीज, जो कि ख़ास तौर पे CPC यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो वहाँ की है, उनकी जो कंपनीज़ है ना, डिक्लेयर्ड कंपनीज, उसमें कितने डायरेक्टर्स हमारे यहाँ के मनुवादी मानसिकता के गुजराती लोग हैं, बिजनेसमैन। यही एक लिस्ट बता दें तो देश के सामने पूरी कलई खुल जाएगी कि WHO
चाइना का स्टूज है, या हमारे देश के मनुवादी बिजनेसमैन जो है वो चाइना के एजेंट है? ट्रेड डेफिसिट किसने कराया है? जो ये लूट मार करके जो हमारी कस्टम पॉलिसीज़ हैं, किसने इन्फ्लुएंस कराया है? इन्हीं गुजराती बिजनेसमैन ने ना, जो मनुवादी मानसिकता के हैं। तो ये है बुनियादी बात, लेकिन उस पर पर्दा डालना है। चाइना हमारी ज़मीन हड़प रहा है, और हमारे देश की सेना जो है वो किसी भी दुश्मन का मुंह तोड़ने के लिए बहुत केपेबल है। कौन रोक रहा है हमारे देश की सेना को चाइना से अपनी ज़मीन वापस लेने के? हमारे देश की पॉलिसीज़ ना, जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग बना रहे हैं। गुजराती जो बिजनेसमैन है वो हमारे देश की पॉलिसीज़ को, डिफेंस पॉलिसीज़ को, स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करके कमज़ोर कौन बना रहा है? यही गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन। इस पर तो रिसर्च होनी चाहिए ना पहले। बाहर की दुश्मन से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले अंदर के दुश्मनों से तो निपट लें। तो बात यह है कि ये हमारे खुद के जो देश के अंदर जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, उन्होंने भी तो यही सर्वे करके बताया है कि देश में इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं। अभी गुजरात का ही एक ऑफिशियल डेटा ही आया है सामने, जिसमें ये कहा गया है कि गुजरात में ही 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो ये तो डेटाज अपने देश के हैं ना। तो इन लोगों को सिर्फ झूठ बोलना है, झूठ बोल के अपने जो गंदे कारनामे हैं उसको छुपाना है। किसी भी हालत में किसी भी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो धोखा खाओगे। तो चाइना दुश्मन नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो महीने पे चावल और दाल दी है इन्होंने। ये क्या प्रधानमंत्री को इस बात को कहते हुए शोभा देती है इसको, इस बात को कि देश की 80 करोड़ जनता को इन्होंने भिखारी बना दिया? ये तो वो खुद अपने आंकड़े बता रहे हैं। तो ये है जो हम दुनिया का गौरव बनना चाहते हैं। खुद बाहर जाते हैं तो उस पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को बुलाया जाता है उनके लिए तालियां बजवाने के लिए। इतना ही पैसा अगर देश के बेरोजगारों के लिए नौकरियां क्रिएट करने के लिए खर्च करते हैं, जितना वो अपने पर्सनल गौरव जो महिमा मंडल है उस पे करने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो देश में बेरोजगारी खत्म हो जाए। अगर जितना पैसा इनके सिर्फ मित्र, क्लोज मित्र चुरा के भाग गए देश से, वही पैसा अगर देश में वापस मंगा लिया जाए जिसका इन्होंने वादा भी किया था, तो 15 लाख से बहुत ज़्यादा रकम एक एक अकाउंट में चली जाएगी एक एक बंदे के। 15 लाख कोई जुमला नहीं था, 15 लाख ठीक बात थी। आज भी अगर ब्लैक मनी वापस आएगी, जो मोदी जी खुद उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो 15 नहीं 50-50 लाख हर एक भारतीय के पास आ जाएगा। ये है हमारे देश की ताकत, जिसको प्रधानमंत्री जी अपने कार्यों से, ये मनुवादी मानसिकता की सरकार अपने बुरे कार्यों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भारत देश की इकोनॉमी। सर, जिस तरह से सरकार बोली, अमित शाह बोल रहे हैं कि 2024 के बाद CNRC दोबारा लागू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी एक रिपोर्ट आई है कि 800 जो परिवार हैं वो हिंदू परिवार हैं जो पाकिस्तान वापस जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो किस तरह से कि सरकार जो एक पॉलिटिकल स्टंट खेल लिए कि बाहर से लोगों को लेकर आएंगे, बल्कि जबकि जो हिंदू लोग हैं जो आए थे पाकिस्तान से अपने दुख दर्द लेकर, सरकार उनको भी कुछ नहीं दे पाई। देखिए, ये CANRC भी मैंने आपको आज से नहीं, आप पुराने मेरे इंटरव्यू देख लीजिए, खुद नेशनल दस्तक पे भी आपको मिल जाएंगे। मैंने ये तब भी कहा था कि ये CANRC का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है। और सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ है, OBC के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ उसके बाद आता है। क्योंकि मुसलमानों के पास तो कुछ ना कुछ कागजात मिल जाएंगे प्रॉपर्टी के या घर के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास तो कोई कागज़ नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का होने वाला है। और जो पाकिस्तान से भी प्रताड़ित लोग होके आए हैं, उसमें से एक को भी कोई बेनिफिट नहीं देंगे। सिर्फ अपने जो कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग वहाँ से आएंगे, उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने खुद रामलीला मैदान से कहा था ना कि जो CANRC वो ला रहे हैं, हालांकि वो झूठ ही बोल रहे थे कि हम तो जो शेड्यूल कास्ट भाई बहन हैं हमारे वहाँ, उनकी मदद के लिए ला रहे हैं। तो ये जो जितने लोग पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान देश को, जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ धरती है, उसको नर्क बना दिया। पाकिस्तान की जो अगर रिसोर्सेज देखी जाए ना, क्योंकि वो भी तो भारत का अंग ही है एक तरह से, हमेशा से है और आगे भी रहेगा। ये तो कुछ दिनों की बात है जो हम अलग अलग हैं, बाद में तो वहाँ की धरती भी बहुत उपजाऊ है, वहाँ भी बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज और खनिज पदार्थ वगैरह हैं। लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ की आर्मी ने की मानसिकता भी मनुवादी है।
मुसलमान होने जैसे कोई मनुवादी मानसिकता खत्म नहीं हो जाती है। मनुवादी मानसिकता इंसान को इंसान से कम और बड़ा समझने की होती है। तो वहाँ जमींदारी सिस्टम आज भी बहुत मजबूत है और मनुवाद वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। तो वहाँ की सरकारों ने भी पाकिस्तान की उपजाऊ भूमि को नर्क बना रखा है। अब आप देख लीजिए कि जो लोग वहाँ उस नर्क को छोड़ के हमारे देश में आए थे, तो वो उस नर्क में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम उस नर्क में तो चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। तो कितनी बड़ी मजबूरी होगी। ये है चाल चरित्र और चेहरा इस मनुवादी सरकार का। ये हर एक SC ST OBC और माइनॉरिटी के व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित है, उसको एक को भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैंने ये तब भी कहा था और ये 2014 के बाद तो ये लागू ही नहीं होता। 2014 से पहले जिसके साथ जुल्म हो रहा था वहाँ पे, उसी को परमिटेड है ये, बाद के वालों के लिए तो है भी नहीं। तो लेकिन जो 14 के पहले भी बेचारे आ गए यहाँ पे नर्क छोड़ के, उनको भी उन्होंने आज पसंद क्या किया, उसी नर्क में वापस जाना, भारत में नहीं रहना। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इनकी मंशा है। NRC की मंशा इनकी ये है कि वहाँ जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उनको मदद करना या मनुस्मृति लागू करना। यही मैं आपके दर्शकों को ख़ास तौर पे शेड्यूल ट्राइब, OBC और जो हमारे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको समझाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ महमूद राजा साहब। जिस तरह से देश में बुलडोज़र के नाम पर जो असल मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाइना देश की सरहदों में घुसता जा रहा है, और हिंदू जो हैं, जो खुद पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे अपने एक अच्छे भविष्य के लिए, उन्हें नौकरियाँ नहीं दी जा रही, वो मजबूर हो रहे हैं वापस जाने के लिए। ये सब जो घटनाएँ हैं, जो पीछे की चीज़ हैं, जिन्हें ना तो कोई TV अखबार दिखाने के लिए तैयार है और ना ही जो बाकी बड़े मेन स्ट्रीम चैनल हैं वो दिखाने के लिए तैयार हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बुलडोज़र के नाम पे जो हमारी सरकार है वो पीछे कितना बड़ा काम कर रही है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।